छात्रों, आज हम पुनः घीशु और माधव के चरित्र को लेकर उपस्थित हुए हैं। उनकी चारित्रिक विशेषताओं के विषय में इससे पूर्व भी हम पढ़ चुके हैं। आज भी उनकी कुछ विशेषताओं के विषय में जानेंगे। घीशु विचारवान और बेगार से मुक्त है। वह कड़ी मेहनत नहीं करता, तो उसके अंदर इतना भी विवेक है कि लोग उसका दुरुपयोग भी नहीं कर पाते। कहानीकार ने लिखा है कि हम तो कहेंगे घीशु किसानों से कहीं ज़्यादा विचारवान था और किसानों के विचार शून्य समूह में शामिल होने के बदले बैठकबाजों की कुत्सित मंडली में जा मिला था। हाँ, उसमें ये शक्ति न थी कि बैठकबाजों के नियमों और नीति का पालन करता। फिर भी उसे ये तस्कीन तो थी ही कि अगर वह फटेहाल है तो कम से कम उसे किसानों की सी जी तोड़ मेहनत तो नहीं करनी पड़ती और उसकी सरलता और निरीहता से दूसरे लोग बेजा फ़ायदा तो नहीं उठाते। कहने का आशय है कि घीशु यदि किसानों की तरह कड़ी मेहनत नहीं करता तो उसके अंदर इतना विवेक जरूर है कि लोग उससे बेगार भी नहीं करा पाते। उसके व्यक्तित्व में अगली विशेषता है कि भूम से बेहाल और बेसब। घीशु और माधव दोनों में ही ये विशेषता देखने को मिलती है, जो एकदम स्वाभाविक लगती है। क्योंकि जब व्यक्ति भूखा होता है तो वह धैर्य नहीं रख पाता, वह भोजन को ग्रहण करने में शीघ्रता करता है, भले ही उसका मुंह क्यों न जल जाए। ऐसी ही कुछ स्थिति घीशु और माधव दोनों की दिखाई दे रही है। दोनों आलू निकाल निकाल कर जलते जलते खाने लगे। कल से कुछ नहीं खाया था, इतना सब्र न था कि उन्हें ठंडा हो जाने दें। कई बार दोनों की ज़बानें जल गईं। छिल जाने पर आलू का बाहरी हिस्सा तो बहुत ज़्यादा गर्म मालूम होता, लेकिन दांतों के तले पड़ते ही अंदर का हिस्सा जवान और हलक और तालू को जला देता था। और उस अंगारे को मुंह में रखने से ज़्यादा खैरियत इसी में थी कि वह अंदर पहुंच जाए, वहां उसे
ठंडा करने के लिए काफ़ी सामान थे, इसलिए दोनों जल्दी जल्दी निकल जाते। हालांकि इस कोशिश में उनकी आँखों से आंसू निकल जाते। बिल्कुल स्वाभाविक चित्रण भीषु और माधव का दिखाई पड़ता है, क्योंकि जब व्यक्ति को भूख लगती है तो वह सब्र नहीं रख पाता, उसके सब्र का बांध टूट जाता है और भले ही उसका मुंह क्यों न जल जाए। घीसु अतीत जीवी और स्वप्न जीवी भी है। वह ठाकुर की बारात को याद करके स्वयं को संतुष्ट कर रहा है। घीसु को उस वक्त ठाकुर की बारात याद आई जिसमें 20 साल पहले वह गया था। उस दावत में जो तृप्ति मिली थी वह उसके जीवन में एक याद रखने लायक बात थी, और आज भी उसकी ये ताज़ा थी। बोला वह भोजन नहीं भूलता। तब से फिर उस तरह का खाना और भरपेट नहीं मिला। लड़की वालों ने उसको भरपेट पूड़ियाँ खिलाई थीं। सबको, बड़े छोटे सब पूड़ियाँ खाईं और असली घी की चटनी, रायता, 3 तरह के सूखे साग, एक रसेदार तरकारी, दही, चटनी, मिठाई। अब क्या बताऊं कि उस भोज में क्या स्वाद मिला। कोई रोक टोक नहीं थी, जो चीज़ मांगो वह चाहो, जितना चाह खाओ। लोगों ने ऐसा खाया कि किसी ने पानी ना पिया गया। परोसने वाले हैं कि पत्तल में गर्म गर्म गोल गोल सुवासित कचौड़ियाँ डाले दे रहे हैं। मना करते हैं कि नहीं चाहिए, पत्तल पर हाथ से रोके हुए, मगर वह हैं कि दिए जाते हैं। और जब सबने मुंह धो लिया तो पान इलायची भी मिली, मगर मुझे पान इलायची लेने की कहाँ सुध थी। खड़ा ना हुआ जाता था। चटपट आकर अपने कंबल पर लेट गया, ऐसा दिल दरिया था वह ठाकुर। इस प्रकार से इसमें उस दलित वर्ग की स्थितियों का चित्रण हुआ है, जिसमें उनके लिए उस समय भरपेट भोजन मिलना भी मुश्किल हो रहा था। घीसु द्वारा किया गया ये चित्रण एकदम स्वाभाविक जान पड़ता है, क्योंकि घीसु इस तरह के अवसरों की तलाश में अक्सर रहा करता था, परंतु उसके लिए वह अवसर दोबारा प्राप्त न हो सका। उसकी स्मृति में वह बारात आज भी याद आती है। घीसु और माधव दोनों ही भोजन की तलाश में रहते थे, अवसर की तलाश में रहते थे, और जहाँ भी उनको अवसर मिलता था उसका पूरा लाभ उठाते थे। माधव पदार्थों का मन ही मन मज़ा लेते हुए कोई ऐसा भोज नहीं खिलाता। अब कोई क्या खिलाएगा, वह ज़माना दूसरा था। अब तो किफ़ायत सूझती है, शादी ब्याह में खर्च मत करो, क्रियाक्रम में मत करो, पूछो गरीबों का माल बटोर बटोर कर
कहाँ रखोगे? बटोरने में तो नहीं, खर्च करने में किफ़ायत सूझती है। तुमने 1-20 पूड़ी खाई होंगी, 20 से ज़्यादा खाई थी, मैं 50 खा जाता। 50 से कम मैंने भी न खाई होंगी। अच्छा पट्ठा था, तू तो बिल्कुल आधा है। उनके चरित्र की अगली विशेषता है निर्मम और निष्ठुर। क्योंकि जिस बुधिया ने 1 साल तक उनकी देखरेख की, वे जब प्रसव वेदना से पीड़ित हो रही थी तो दोनों ही निष्ठुरता और निर्ममता का परिचय देते हैं। वे उसकी देखरेख नहीं करते। सवेरे माधव कोठरी में जाकर देखा, उसकी ठंडी हो गई थी। उसके मुंह पर मक्खियाँ भिनक रही थीं। पथराई आँखें, ऊपर टंगी हुई सारी देह धूल से लथपथ हो रही थी। उसके पेट में बच्चा मर गया था। इस प्रकार से बुधिया, जिसने 1 साल तक इन दोनों का भरण पोषण किया, मेहनत की, और ये लोग इतने निष्ठुर और निर्मम हो गए कि उस समय में उसकी देखभाल नहीं कर सके, जबकि बुधिया को उस समय इन दोनों की देखभाल करने की अत्यंत आवश्यकता थी। घीसू और माधव बहानेबाज और नाटकबाज भी हैं। माधव भागा हुआ घीसू के पास आया, फिर दोनों जोर जोर से हाय हाय करके रोने लगे और छाती पीटने लगे। पड़ोस वालों ने ये रोना धोना सुना तो दौड़े हुए आए और पुरानी मर्यादा के अनुसार इन अभागों को समझाने लगे, मगर ज़्यादा रोने पीटने का अवसर न था। कफन की लकड़ी की फिक्र करनी थी। घर में पैसा इस तरह गायब था जैसे चील के घोंसले से मांस। इस तरीके से वे बहानेबाज और नाटकबाज भी दिखाई देते हैं। बाप बेटे रोते हुए गांव के जमींदार के पास गए, जबकि जमींदार उनकी सूरत से नफरत करते थे। कई बार अपने हाथों से पीट चुके थे चोरी करने के लिए, वायदे पर काम न करने के लिए। उन्होंने पूछा, क्या है घिसुआ, रोता क्यों है? कहीं दिखाई नहीं देता, मालूम होता है इस गांव में रहना नहीं चाहता। घीसू ने जमीन पर सिर रखकर आँखों में आंसू भरकर कहा, सरकार बड़ी विपत्ति में हूँ। माधव की घरवाली रात को गुजर गई। सरकार, रात भर हम दोनों उसके सिरहाने बैठे रहे। दारू दवा जो कुछ हो सका सब कुछ किया, मुदा वह हमें दगा दे गई। अब कोई एक रोटी देने वाला भी नहीं है। मालिक, हम तबाह हो गए, घर उजड़ गया। इस प्रकार से घीसू और माधव दोनों ही बहानेबाजी और नाटकबाजी में कम नहीं हैं। यद्यपि बुधिया ने 1 साल में दोनों का भरण पोषण किया, परंतु ये दोनों ही लापरवाह रहे। और जिस समय बुधिया को देखरेख की आवश्यकता थी, प्रसव वेदना से पीड़ित थी, उस समय घीसू और माधव उसको अनदेखा करते रहे और जमींदार के सामने ये दिखाने की कोशिश करते रहे कि वे कितने हितैषी बुधिया के रहे हैं और बुधिया की कितनी उन्होंने देखरेख और सेवा की है। परंतु
वास्तविकता इससे कोसों दूर थी, क्योंकि जब बुधिया प्रसव वेदना से पीड़ित थी, उस दौरान भीषु और माधव अपनी झोपड़ी के सामने अलाव के पास बैठे हुए आलू भून रहे थे और खा रहे थे और ठाकुर द्वारा दी गई दावत का मन ही मन आनंद ले रहे थे। तो इस प्रकार से इनका ये चरित्र चित्रण रहा। मैं समझता हूँ आपने इनको समझा होगा। धन्यवाद।